ये होता है कि थोड़ा आपका टाइम हो जाता है। वेलकम यू ऑल वंस अगेन इन ऑनलाइन विकास क्लासेस। एज यूजुअल वी नो दैट कि आपका एनडीए क्रैश कोर्स चल रहा है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर द सेक ऑफ गेटिंग वेरी हाई स्कोर इन योर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन जस्ट लाइक एनडीए एंड जेई। ये केवल जो टॉपिक्स जो चल रहे हैं केवल एनडीए के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, ये आपका जेई के परस्पेक्टिव से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इससे पहले हमने जो डील कर लिया है वो कॉन्सेप्ट थे हमारे स्ट्रेट लाइन से रिलेटेड। उसमें हमने डील किया कि टेंजेंट्स क्या होता है, नॉर्मल क्या होता है, उसकी इक्वेशन कैसे फाइंड आउट की जाती है। ठीक है, तो एंगल बिटवीन टू लाइंस जो हमने निकाली थी, एक बार फिर से मैं आपको बताता हूँ। एट द एंड वहां पे आपका लेक्चर आपका कंप्लीट नहीं हो पाया था, तो यहाँ पे आपका जो आज जो लेक्चर मर्ज होने वाला है वो लेक्चर नंबर 27 और 28 दो मर्ज लेक्चर रहेंगे। इसमें बहुत कोर्स इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्लियर होंगे आपके, ठीक है, जिसमें आपका सरकम सेंटर एज वेल एज इन सेंटर क्या होता है, सारी चीज़ें डिस्कस होंगी। और मे बी पॉसिबल कि आपका कोनिक सेक्शन भी यहाँ पे स्टार्ट कर दूँ मैं आज। तो यहाँ पे देखिए, जो इससे पहले आपका लेक्चर हुआ था उसमें लास्ट के समय लेक्चर कंप्लीट नहीं हो पाया था। उसमें आपका मैंने बताया था कि कैसे आप एंगल बिटवीन टू लाइंस निकाल सकते हैं, हाउ वी कैन फाइंड द एंगल बिटवीन टू लाइंस इफ वी हैव गिवन जस्ट लाइक ये आपकी एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। ठीक है, यहाँ पे आपकी एक लाइन ये वाली दे रखी है और दूसरी लाइन आपकी ये दे रखी है। ठीक है, इसकी इक्वेशन आपकी दे रखी है y इज इक्वल टू m1x प्लस c1। वैसे ओरिजिन से पास हो रही है तो इंटरसेप्ट जीरो होगा यहाँ पे। और दूसरी लाइन आपकी यहाँ पे दे रखी है y इज इक्वल टू m2x प्लस c। इसका स्लोप आपका θ1 बन रहा है और जो यहाँ ये वाला बन रहा है ये θ2 बन रहा है। हम जानते हैं जो θ1 के करस्पॉन्डिंग जो स्लोप होगा m1 इज इक्वल टू टेन θ1 होगा, इसके करस्पॉन्डिंग जो होगा m2 इज इक्वल टू टेन ऑफ θ2 होगा। बहुत बढ़िया यहाँ तक, ठीक है, यहाँ तक हमारा बहुत सही हुआ। अब देखिए यहाँ पे अब मैं बात करूँ कि एंगल कैसे निकाला जाता है, हाउ वी कैन फाइंड द एंगल बिटवीन टू लाइंस। अगर आपको निकालना है, सबसे पहले आप यहाँ पे देखिए, यहाँ से θ1 एंगल बन रहा है, यहाँ से θ2 एंगल बन रहा है। अब आप मेरे को बताइए कि जो एंगल जो दो बन रहे हैं, अगर आपको निकालना पड़े कि इन लाइन के बीच का एंगल क्या है, तो मैं मान लूंगा सपोज ये थीटा है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगाता हूँ तो ये थीटा अगर निकालना हो, आपने जूनियर क्लास में पढ़ी होगी एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, तो ये ट्राइंगल आप देख सकते हैं, ट्राइंगल बनना है तो इसमें हम थीटा जो होगा, थीटा प्लस θ1 का जो सम होगा वो θ2 के बराबर होगा। तो थीटा की वैल्यू जो निकल के आती है θ2 माइनस θ1। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे दोनों साइड को 10 ले लेता हूं, जैसे मैंने बताया है, अगर मैं दोनों साइड 10 ले लेता हूं तो आप जानते हैं 10 ऑफ x माइनस वाई होता है 10x माइनस 10y अपॉन 1 प्लस 10x इंटू 10y। अब 10x की जगह मैं रख लूंगा यहाँ पे 10 θ1 क्योंकि 10 θ2, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका, हो जाएगा 10 θ2, x की जगह हम रख लेंगे यहाँ पे 10 θ2 जो कि है आपका m2, ठीक है, माइनस 10 θ1 आपका m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2। अब यहाँ मॉड इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आप जानते हैं, देख के बता सकते हैं, जो थीटा होगा 0 और 90 के बीच का होगा। आप जानते हैं अगर थीटा 90 हो जाएगा वैसे भी नॉट डिफाइन हो जाएगा। ठीक है, तो नॉट डिफाइन है। दूसरी चीज यहाँ पे जो एंगल होगा, जो थीटा जो निकल के आएगा, एंगल बिटवीन टू लाइंस ऑलवेज लाइज बिटवीन 0 एंड 90 डिग्री। ओपन होगा क्लोज होगा, ओपन होगा, एंगल शुड भी, ठीक है, समझ में आ गई बात, नहीं आ गई, ये होगा आपका 90 से ज्यादा होगा तो वहां पे आपका माइनस में हो जाएगा, तो इसलिए वो चीज एडॉप्ट नहीं करेंगे यहाँ पे। ठीक है, दूसरी चीज मैंने यहाँ पे बताई थी आपका कि अगर दोनों लाइन आपकी पैरेलल हो जाए, ठीक है, केस 1 में ले लेंगे, अगर दोनों लाइन आपकी पैरेलल हो जाए, और दूसरा केस ले लेंगे एंटी पैरेलल। मैं एंटी पैरेलल को ऐसे क्रॉस करता हूँ, पैरेलल लाइंस को नीचे क्रॉस कर दिया। एंटी पैरेलल का मतलब क्या होता है, जैसे एक लाइन ये है, सपोज डायरेक्शन दे रखी मैंने, एक लाइन ये पैरेलल की कंडीशन होती है। एंटी पैरेलल का मतलब एक लाइन आपका इस वाले एंगल में दोनों 0 0 एंगल बना रहे हैं एक्स एक्सेस से। इसमें क्या होता है, एंटी पैरेलल कंडीशन में एक एंगल आपका 0 बन रहा है तो दूसरा जो लाइन बनाएगी 180 बनाएगी। समझ में आ गई बात, तो एंटी पैरेलल हो गई। तो इस केस में जो एंगल बनेंगे आप खुद बताइए, जो थीटा होगा वो कितना होगा, तो 0, इस केस में 0 डिग्री होगा, इस वाले केस में कितना होगा, पाई होगा। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, इसको 0 रखेंगे, पाई रखेंगे, टेन थीटा तो 0 ही देगा। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये जब 0 हो जाएगा तो कितना दे देगा, ये कंप्लीट 0,
तो नीचे तो 0 होगा नहीं, तो कितना हो जाएगा आपका m2 इज इक्वल टू m1, ये वाली कंडीशन हो गई। तो जब भी आपको पैरेलल या एंटी पैरेलल लाइंस दी होंगी तो m2 इज इक्वल टू m1 कर लेंगे, ठीक है। अगला केस यहाँ पे आता है, अगर ये लाइन आपकी क्या हो जाए, एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो जाए, 90 डिग्री हो जाए, ठीक है, तो उस केस में आपका कितना हो जाएगा, थीटा 90 डिग्री हो जाएगा। जब थीटा 90 हो जाएगा, अब हंसते खेलते बताओगे, थीटा 90 हो जाएगा तो उस केस में क्या होगा, नॉट डिफाइन, ठीक है। 1090 कितना हो जाएगा, 1090 डिग्री इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, m2 माइनस m1, वेरी गुड। आगे कितना हो जाएगा, 1 प्लस m1 m2, 1090 यानी 1/0, यही तो हुआ नॉट डिफाइन का मतलब, ठीक है। तो ये वाला तो अब देखो, जब मैं इसको रेसिप्रोकल करता हूँ, उल्टा करता हूँ, रिवर्स करता हूँ, तो कितना हो जाएगा आपका 0 इज इक्वल टू 1 प्लस m1 m2, तो m1 m2 इज इक्वल टू माइनस। तो ये तो कंडीशन है आपका जब दो लाइनें परपेंडिकुलर होंगी, ठीक है। अब इसी से रिलेटेड मैंने एक क्वेश्चन जनरेट कर दिया यहाँ पे कि आपको बताना है एक लाइन की इक्वेशन जो कि पास कर रही है ए पॉइंट से h कॉमा के, ठीक है, h कॉमा के से पास कर रही है, और वो परपेंडिकुलर है लाइन ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। कोई भी एक लाइन है जो इससे पास कर रही है h कॉमा के से और परपेंडिकुलर है ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए, मैं इसको सपोज ये लाइन आपकी ये दे रखी है, ठीक है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब ज्यादा एक्यूरेसी मत दिखाना, क्योंकि ज्यादा एक्यूरेसी दिखाओगे तो फिर उसमें फिर आपको एक्सेस के रिस्पेक्ट में ड्रॉ करना पड़ेगा। मैंने ऐसी एक लाइन ड्रॉ कर दी है, ठीक है, रैंडमली, x प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब इसके लाइन एक परपेंडिकुलर है जो कि आपका किससे पास कर रही है, a h कॉमा के से। अगर आप जानते हैं, आपको पॉइंट तो पता है रिक्वायर्ड लाइन का, ठीक है, लेकिन स्लोप तो पता ही नहीं है, ठीक है, स्लोप तो पता ही नहीं है। लेकिन आप ये जो लाइन देख रहे हैं इसका स्लोप तो पता है, कैसे निकाल सकते हैं आप, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब तो हमने कैलकुलस पढ़ लिए, किसी भी लाइन का स्लोप निकाल सकते हैं। तो इसको हम क्या कर देंगे, d बाई डी एक्स कर देंगे कंप्लीट इक्वेशन को, ठीक है, और इसे d बाई डी एक्स ऑफ 0। तो बताओ कितना आ जाएगा d बाई डी एक्स, जब इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे क्या मिल जाएगा, a इंटू 1 प्लस, आप जानते हैं जो डिफ्रेंशिएशन होता है स्लोप देता है, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा माइनस बी इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 0। कॉन्स्टेंट का भी 0 हो जाएगा डिफ्रेंशिएशन, ठीक है, अंदर चला गया। तो यहां से हमें स्लोप मिल गया इस लाइन का। तो इस लाइन का स्लोप क्या है आपका, सपोज दिस इज रिक्वायर्ड स्लोप जो है हमें एम डैश निकालना है, सपोज इसका मैंने निकाल लिया एम की वैल्यू माइनस ए अपॉन बी, ठीक है। अब दोनों लाइनें परपेंडिकुलर है, इस कंडीशन को यहाँ पे सेटिस्फाइड करा देंगे। तो बताओ क्या मिल जाएगा, एम डैश हमें निकालना है स्लोप का, मतलब इस लाइन का स्लोप निकालना है, और एम हमें पता है तो कितना है माइनस ए अपॉन बी इज इक्वल टू -1, ठीक है, कैंसिल आउट हो गया। तो एम डैश कितना आ गया आपका, बी अपॉन ए, अब तो पता लग गया। अब बताइए मेरे को, यहाँ पे मैंने कोई भी एक रैंडम पॉइंट, अब मुझे इक्वेशन निकालनी है, रैंडम पॉइंट मान लिया मैंने x कॉमा वाई। तो बताओ क्या बता रखा है मैंने, जब भी कोई एक गिवन पॉइंट से पास करता है स्लोप पता होता है, हाँ, y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1 इज इक्वल टू स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन। तो y1 हमें पता है कितना है k, और x1 पता है कितना है आपका h। तो बताओ कितना हो जाएगा, y माइनस k अपॉन x माइनस h इज इक्वल टू m डैश कितना हो जाएगा। ये बात समझ में आ गई नहीं आ गई, क्लियर हो गई। तो ये आपकी लाइन की इक्वेशन आ गई है, इसको थोड़ा और एक्सपेंड करेंगे तो अच्छी खासी सच संवर जाएगी ये लाइन, ठीक है। तो बताओ कितना हो जाएगा, y इज इक्वल टू k टाइम्स ऑफ आ जाएगा b अपॉन ए एक्स माइनस एच, ठीक है। बाकी आप इसको फर्दर इसको सॉल्व करके कांस्टेंट और वेरिएबल को एक साथ लिख सकते हैं, यू विल गेट अ फाइनल इक्वेशन, ठीक है। इसके आगे बढ़ते हैं अब। आपको कैसा लगता है टीचिंग कैसा फील्ड है, इरिटेटिंग है या मतलब चैलेंजिंग है, कैसा लगता है आपको? ना ना वैसे कह रहा हूँ चैलेंजिंग है, क्योंकि यहाँ पे आपको हर एक चीज़ से अपडेट रहना पड़ता है, ठीक है। अगर आप अपडेट नहीं है, क्योंकि यहाँ पे तो हमारे पास तो हर तरह के स्टूडेंट आएंगे ना, ठीक है। कोई ऐसे भी होंगे जो मतलब एक्स्ट्रा एफर्ट ज़्यादा डालते होंगे, कोई आपका ऐसे भी होंगे जो बिल्कुल ही डिपेंड हो जाते होंगे, ठीक है। तो धोखा तो हमें किसी को नहीं देना ना, ठीक है। तो
अब बात आती है कि हमें किसके यहाँ मजा आता है। हमें मजा, मैं बता रखा है किस तरह के जो स्टूडेंट होते हैं जो मैग्नीफिसेंट से क्वेश्चन पूछते हैं, ऐसा ही क्यों हो, ठीक है, क्योंकि इससे हमें भी अपना दिमाग चलाने का मौका मिलता है। तो यहाँ पे देखिए आपका, अब हम बात करेंगे, सपोज केस स्टडी चल रही है आपकी, अगर आपकी दो लाइन दे रखी हैं, ax1 प्लस by1 प्लस c1 इज इक्वल टू 0, ax2 प्लस by2 प्लस c2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। what will be the condition of perpendicularity and पैरेलल। अगर दो लाइनें आपकी दे रखी हैं तो इस केस में आपकी कंडीशन क्या निकल के आएगी। देखिए, अगर आपकी यहां पे कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी निकालनी है तो आप जानते हैं कितना हो जाएगा, बताइए कितना हो जाएगा। इसका स्लोप निकालेंगे, इसका स्लोप कितना आ जाएगा, m1 कितना हो जाएगा, कितना आ जाएगा, इसे सॉरी हाँ, इसे a1x कह लेते हैं, इसे b1 कह रहा हूँ मैंने आपको, हाँ a1x, या आपका a1x कहेंगे, b1y कहेंगे, c1 कहेंगे, इसे a2x और इसे b2y और c2 हो गया। हाँ हाँ, वो आया कैसे बता रहा हूँ। हाँ, इसका स्लोप कितना होगा, m1 इज इक्वल टू माइनस a1 अपॉन b1, m2 कितना होगा, ठीक है, दोनों का प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, -1 आना चाहिए। तो कितना हो जाएगा, माइनस a1 अपॉन b1 माइनस a2 अपॉन b2 इज इक्वल टू -1, ठीक है। ये तो माइनस में प्लस हो गया, तो कितना आ गया, a1 a2 इज इक्वल टू माइनस b1 b2, तो a1 a2 प्लस b1 b2 इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ से रिलेशन निकल गया आपका। अगली बात आती है कि अगर आपका पैरेलल की कंडीशन हो, उसमें क्या हो जाएगा, हाँ m1 इज इक्वल टू m2, तो बताओ कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा माइनस ऑफ, हाँ माइनस ऑफ कितना हो जाएगा, माइनस ऑफ a1 अपॉन b1 इज इक्वल टू माइनस ऑफ a2 अपॉन b2, कैंसिल आउट, कितना हो जाएगा, गुड हो गया, समझ में आ गई बात, नहीं आ गई, पक्का क्लियर कट हो गया। अब यहाँ पे देखो, ये पक्का आ गया। अब मैं बात कर रहा हूँ, ये तो पैरेलल की कंडीशन है, अगर मैं बात करूँ आइडेंटिकल की कंडीशन, बताओ, बोथ लाइन्स आर आइडेंटिकल, हाँ कांस्टेंट का जो आपका, हाँ कांस्टेंट है, ठीक है, ये हमने उसमें डील किया किसमें, जब हम 3D लाइन्स और पढ़ रहे थे आपके, ठीक है। तो ये है आपका, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है, ठीक है, तो इसको तो लिख लो, कंडीशंस को, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला केस लिखना है, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट केस चल रहे हैं, बहुत ज़्यादा हाईली स्कोरिंग केस चल रहे हैं। अगर कोई लाइन आपकी दे रखी है, ठीक है, यू हैव टू फाइंड, हाँ लिखना अगला केस, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन if P is the perpendicular, find the equation of a line if P is perpendicular, ठीक है, if P is perpendicular from the origin to the required line, which makes an angle alpha with the positive x-axis, या थीटा कह लो much better, which makes theta with the x-axis, positive x-axis. तो you have to find the equation of this required line. यहाँ से आप h, 0 कह लो, h, 0, क्योंकि फिर हमें y के टर्म में रिप्रेजेंट करना होगा, के h, 0 कर लेते हैं।
क्या आई? देखिए इसकी जो इक्वेशन आती है, पहले मैं इसका रिजल्ट बता देता हूं आपका क्या आएगा, फिर मैं बताऊंगा आया कैसे, ठीक है? तो देखो यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है। देखो यहाँ पे आप जानते हैं, आपने इंटरसेप्ट फॉर्म इक्वेशन पढ़ रखी है, इंटरसेप्ट फॉर्म इक्वेशन पढ़ रखी है। क्या थी इंटरसेप्ट इक्वेशन? x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1, यही तो थी। यहाँ पे a क्या है h, y क्या है k, x है h प्लस y है k इज इक्वल टू 1, यही है, ठीक है? अब आप मेरे को इतना बता दो, यहाँ पे जो आपका h है, h को आप इसके टर्म में थीटा और p के टर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आप देख रहे हैं ये क्या है, 90 डिग्री परपेंडिकुलर के ऊपर हाइपोटेनस होता है, ठीक है? तो जरा मेरे को देख के बताओ, परपेंडिकुलर अपॉन ये हाइपोटेनस क्या होता है? p अपॉन h क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस क्या होता है? साइन थीटा होता है, होता है। तो इसे मैं साइन थीटा लिख सकता हूँ, ठीक है? अब ये तो निकल गया आपका ये, ठीक है? समझ में आ गई बात? कुछ गलती तो नहीं है? अब आपको चाहिए के टर्म में, ये अगर थीटा है तो ये क्या होगा, 90 माइनस थीटा होगा, ठीक है? परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर है, ठीक है? और ये आपका हाइपोटेनस है। तो बताओ कितना? p अपॉन के इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, साइन ऑफ 90 माइनस थीटा। कितना हो जाएगा बताओ? साइन 90 माइनस थीटा कितना था? कॉस थीटा। समझ में आ गई बात, नहीं आ गई? अब आप मेरे को ये पॉइंट्स, यहाँ पे मैं h यहाँ पे रखता हूँ, तो h की वैल्यू क्या रखेंगे? h की वैल्यू क्या रखेंगे बताओ? हाँ, p अपॉन साइन थीटा। और k की वैल्यू क्या रखेंगे जल्दी बताओ? p अपॉन, ठीक हो गया? कोई डाउट तो नहीं है? इसके लिए यहाँ रख लेते हैं, बताओ कितना हो जाएगा? x अपॉन h कितना हो जाएगा? p अपॉन, कोई गलती तो नहीं है? यहाँ बताओ। हाँ, y cos थीटा अपॉन इज इक्वल टू 1, तो बताओ कितना हो गया? x साइन थीटा प्लस इस इक्वल टू p। इसमें कोई गलती तो नहीं है? ये आपकी इक्वेशन निकल गया, ठीक है? नोट करिए, बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है ना। p इज द लेंथ ना, p इज द, यहाँ पे थीटा केवल वहाँ से दिया होगा तो माइनस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे सबसे बड़ी माइंड में रखने वाली चीज़ ये है, जो थीटा है यहाँ पे किससे बनना है? पॉजिटिव एक्स एक्सेस से। इनकेस आपका एग्जाम में बोला है कि आपका थीटा जो है कुछ ही बोल देगा 30 या 60 बनना है आपका, कहाँ से? वाई एक्सेस से। तो उसमें से आपको फिर यहाँ से 90 माइनस करके लिखना पड़ेगा, ठीक है? तो जो यहाँ पे जो थीटा है वो पॉजिटिव एक्स एक्सेस से मेजर किया गया है, इसको ध्यान में रखिएगा। अब यहाँ पे थोड़ा आगे बढ़ते हैं, कुछ और थोड़ी स्टडी करते हैं, कुछ और थोड़ा इसमें एक्सप्लोर करते हैं। इसका एरिया कितना होगा? हाँ, इस ट्रायंगल का एरिया कितना होगा? हाँ, इस ट्रायंगल का एरिया की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा? हाफ इंटू बेस इंटू एल्टीट्यूड होता है। बेस कितना है बताओ? के, बेस के कहाँ है? बेस h है, h है, ठीक है? और हाइट कितनी है? के, बताओ कितना हो जाएगा? हैं, h की वैल्यू क्या रख देंगे यहाँ पे? गुड हो गया, q अपॉन, ये बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? ये मैंने, सॉरी, ये p होगा ना? हाँ, कितना हो जाएगा? p स्क्वायर अपॉन 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू p स्क्वायर अपॉन साइन 2 थीटा। कैसा लगा? दिस इज द वे हाउ टू लर्न। और वहां पे आपका कंपटीशन में आएगा ना, छोड़ के आएंगे बच्चे इसको। तो ये है तरीका आपका। यहाँ से अगर आपका आपको वहाँ पे कुछ नहीं निकालना पड़ेगा, बस सीधा एंगल बताओ, उसका डबल कर देंगे, उससे डिवाइड कर लेंगे, परपेंडिकुलर लेंथ दी होगी, उसको स्क्वायर कर लेंगे, विल गेट द आंसर। अब यहाँ पे बात करेंगे
सरकम सेंटर की, सरकम सेंटर की। क्या होता है सरकम सेंटर? एनी प्रीवियस आइडिया? देखो ये क्या है आपका, सपोज कोई ट्राइंगल है, क्या है ये? ट्राइंगल है आपका, ये आपके 3 वर्टिसेस हैं, क्या है? समझ में आ गई बात, नहीं आ गई? ये आपके 3 वर्टिसेस हैं। इस सरकम सेंटर का मतलब क्या होता है? अगर मैं इस साइड के परपेंडिकुलर कोई आपका 1:1 में आपका परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं, ठीक है, ध्यान से देखना आपका, इनको हम कहते हैं एल्टीट्यूड्स। क्या कहते हैं? यहां पे देखो, अगर मैं इसमें एक सर्किल यहां पे ड्रॉ करूं, ठीक है, एक सर्किल जो कि इसके सेंटर से यहां से वर्टिसेस से पास कर रहा है, ठीक है, एक सर्किल यहां पे पास, यहां पे ड्रॉ करूं, इन सर्किल का जो सेंटर होगा ना, इन सर्किल के सेंटर को जब मिलाते हुए मैं एक सर्किल को ड्रॉ करता हूं यहां पे, ठीक है, इन सर्किल के सेंटर को, सेंटर कहां पे लगा रहा है इस सर्किल का? वर्टिसेस में। इन वर्टिसेस के में जो सर्किल का सेंटर पड़ रहा है, उनके सेंटर से मिलाते हुए जब एक सर्किल ड्रॉ करता हूं, उसका जो सेंटर होता है, उसका जो सेंटर होता है, उसका जो सेंटर होता है उस सर्किल का, उसी को हम सरकम सेंटर कहते हैं। क्या कहते हैं? ठीक है हम ना वही आपका जो सरकम सेंटर की बात है वो सेंट्रॉइड ही होता है आपका, ठीक है। सरकम सेंटर में भी बताता ना जब निकाल के ट्यू रेशियो तब बताता आपका। तो ये आपका क्या हो गया आपका, दिस इज सरकम सेंटर, ठीक है, कहलाता सरकम सेंटर है। सरकम सेंटर यानी आपका जो सेंटर से है वो सेंट्रॉइड, वही कॉन्सेप्ट आता है, ठीक है। लेकिन सेंट्रॉइड जो बेसिकली सेंट्रॉइड का जो कॉन्सेप्ट है और फिजिक्स से वहाँ पे भी आता है आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी का कॉन्सेप्ट लगता है, ठीक है। तो उसमें बहुत चीज़ें हैं जानने को, बहुत चीज़ें एक्सप्लोर करने को। तो फिलहाल यहाँ पे मैं बता रहा हूँ कि सरकम सेंटर क्या होता है, इसके बाद हम आएंगे सेंट्रॉइड क्या होता है, ठीक है। तो ये जो आपका इससे ज्वाइन होके जो निकल के आता है वो आपका सरकम सेंटर होता है, ठीक है। उस किस सर्किल का सेंटर? जो सर्किल आपके वर्टिसेस में ड्रॉ हैं उनके सेंटर से जो पास होता है, वो जो सर्किल बनता है, उस सर्किल का जो सेंटर होता है वो सरकम सेंटर होता है, उसी को हम सेंट्रॉइड कहते हैं। और वो कितने रेशो में डिवाइड करता है? 2:1 में। जो मीडियन होता है उसको 2:1 में डिवाइड करता है। अच्छे से समझ में आ गई? तो ये जो डिवीजन होता है ये 2:1 का होता है, ठीक है। क्लियर कट हो गया? अब बात करते हैं इन सेंटर क्या होता है। इन सेंटर का मतलब क्या होता है कि अगर कोई, पहले हम सर्किल ड्रॉ कर लेते हैं क्योंकि सर्किल ड्रॉ करना फिर टफ पड़ जाएगा मामला। इसमें से अगर आपका ये कोई ट्राइंगल है, ठीक है, मैंने सर्किल इसलिए ड्रॉ कर लिया पहले क्योंकि थोड़ा इजी हो जाएगा ट्राइंगल उसके बाद बनाना। जो सर्किल ट्राइंगल के साइड्स को टच करते हुए बनता है उसका जो सेंटर होता है उसी को हम क्या कहते हैं? इन सेंटर कहते हैं। क्या कहते हैं? इन सेंटर कहते हैं। समझ में आ गई बात? ये डिनोट होता है आई से, ठीक है। समझ में आ गई बात, नहीं आ गई? ये डिनोट होता है आई से। अब बात आती है इसके सेंटर के कोऑर्डिनेट्स क्या कैसे निकालेंगे। अगर इसकी साइड आपकी क्या दे रखी है? ए है, ये सपोज ए बी सी, ठीक है। ये आपके 3 x1 y1 दे रखे हैं, ये आपका x2 y2 कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं, x3 y3 इसके कोऑर्डिनेट्स हैं, ठीक है। ये आपका ए के अपोजिट ए वाली साइड है, बी के अपोजिट बी साइड है, सी के अपोजिट सी साइड है, ठीक है। समझ में आ गई बात, नहीं आ गई? तो बताओ जो ये इन सेंटर है इसके कोऑर्डिनेट मैंने क्या मान लिए? x, y। समझ में आ गई बात, नहीं आ गई? तो बताओ x के कितने हो जाएंगे आपका? ax1 प्लस by1 प्लस c1, ठीक है, अपॉन a प्लस b प्लस c। y कितना हो जाएगा? ax2 प्लस by2 प्लस c अपॉन a प्लस b प्लस c। प्लीज नोट डाउन, सॉरी इसमें आपका c
एक्स, सॉरी इसमें मैंने गलत लिख दिया यहाँ पे, एक्चुअली थोड़ी सिली मिस्टेक हो गई यहाँ पे देखिए आप, इसका होगा ए x1 प्लस बी x2 प्लस सी x3 अपॉन कितना हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी, y कितना होगा a y1 b y2 प्लस सी और y3 अपॉन a प्लस बी प्लस सी। प्लीज नोट डाउन, ये आपके इन सेंटर के कोऑर्डिनेट्स होंगे इस वाले सर्किल के। कौन सा सर्किल? जो सर्किल ट्राइंगल की साइड्स को टच करते हुए बनता है। और इन सेंटर क्या होता है? जो उस सर्किल का सेंटर होता है वो इन सेंटर होता है। समझ में आ गई बात? अब वहां पे आपके कोऑर्डिनेट्स निकालने के भी आ सकते हैं, बाकी कुछ और भी आ सकता है। पहले इसको नोट कर लो आप। स्टूडेंट मतलब अच्छा से अच्छा इसको ई बुक के फॉर्म में तैयार कर लेते, लेकिन मैथ्स की रेडी नहीं की है। मैथ्स में केवल अभी वो जैसे आपका प्रैक्टिस सेट्स वगैरह ई बुक्स हैं वो हैं, लेकिन उसके कॉन्सेप्चुअल नोट्स नहीं बनाए हैं, उसके बनाऊंगा मैं आपका, जिससे कि स्टूडेंट के लिए थोड़ा कन्वीनियंट हो जाता है। वो चीज़ है ही नहीं ना मार्केट में एक्चुअली, जिस चीज़ में बात कर रहा हूँ वो है ही नहीं। आप कहीं भी कोई बुक बढ़िया से बढ़िया बुक उठा के देख लीजिए, आपको कॉन्सेप्ट नहीं मिलेंगे। मैगजीन उठा के देख लीजिए, मैथमेटिक्स टुडे उठा के देख लीजिए, कहीं नहीं मिलेंगे। तो मैं उस चीज़ में काम कर रहा हूँ जो अभी कोई उसमें काम नहीं कर रहा आपका। ठीक है, तो देखते हैं कितनी जल्दी पूरा हो जाए टास्क आपका। बहुत मतलब सरफेस नॉलेज दे रहेगी, सरफेस नॉलेज आपका, यहाँ तक कि सिलेबस तक सरफेस है आपका। बुकें तो छोड़ दो आप, सिलेबस भी सरफेस है। नेट में देखेंगे, नेट में भी आपका सिलेबस यही, नेट में जब आप देखेंगे ना, नेट में चेक करेंगे, यही सिलेबस मिलेगा आपको। अब गलती उनकी भी नहीं कह सकता हूँ, उनने भी नेट से निकाला है ना। इसमें देखो, इफ फाइंड the incenter of triangle, find the incenter of a triangle whose sides are given by 3 centimeter, 4 centimeter and 5 centimeter. Coordinates are लिखो, coordinates are 1,3, 4,6 and 3,5। ये हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, ये किसी बुक से मतलब ऐसा नहीं है। फाइंड करिए कितना है, पॉइंट क्या है इन सेंटर के? 17/6, 29/6। इसका बताओ, इक्वेशन ऑफ अ साइड्स फॉर ट्राइंगल आर गिवन बाय 3 sides. Equation of a triangle are given by 3x plus y is equal to 2 minus 2x plus 4y is equal to 7, 5x minus 3y is equal to 12. Then find the incenter of triangle. कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है। इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लेंगे, ठीक है। इंटरसेक्शन पॉइंट लेके कोऑर्डिनेट आ जाएंगे, ठीक है। बाकी आप प्रोसीडिंग करिए, फिर लेंथ तो निकाल ही सकते हैं डिस्टेंस फॉर्मूले से।
तो ये है तरीका इन सेंटर निकालने का। बाकी की स्टडी हम कल करेंगे, उसमें हम ऑर्थो सेंटर और कोनिक सेक्शन भी कर लेंगे। कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक आ जाते हैं ना, इसलिए फिर लेंथ बढ़ जाती है वीडियो की, है कि नहीं। अब वो क्या करें, इंपॉर्टेंट चीज़ें तो हैं वो भी हो जाएगा ना। इनके आप इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लेंगे, ठीक है। इंटरसेक्शन पॉइंट लेके आ जाएंगे आपका, सपोज a(x1 y1), यहाँ से आपके कोऑर्डिनेट मिल जाएंगे x1 y1, x2 y2 यहाँ से आ जाएगा, x3 y3 आ जाएगा। बाकी इन सेंटर आप साइड आप निकाल लेंगे डिस्टेंस फॉर्मूले से, और बाकी आप उस इक्वेशन में रख देंगे तो आपका इन सेंटर निकल जाएगा, ठीक है। तो बाकी की स्टडी कल करते हैं। थैंक यू।